हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट टॉक सीरीज में। मैं मोहित पांडे। हम लोग पुनर्जागरण पढ़ रहे हैं। पहली क्लासेस में मैंने आपको पुनर्जागरण के बारे में ब्रीफ इंट्रो दिया था। मैंने आपको बताया था कि जिस टाइम पीरियड में 5वीं और 6वीं शताब्दी में बर्बर आक्रमण हुए थे, उसके बाद लैटिन भाषाओं का किस तरीके से अध्ययन अध्यापन शुरू हुआ। 12वीं शताब्दी में फ्रेडरिक महान द्वितीय ने किस तरीके से धर्मनिरपेक्ष रह करके तर्क पर बल दे करके उस समय इटली को कितना महान और विस्तृत बनाया। तभी जाकर के इटली को हम लोग पुनर्जागरण का स्थल मानते हैं, जननी मानते हैं। और मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताई थी कि 9वीं शताब्दी में जो कैरोलिंगियन पुनर्जागरण हुआ था, उसका कितना योगदान रहा है हमारे आज के टाइम में 1350 के पुनर्जागरण में। तो आज हम लोग शुरू करते हैं उसके आगे सेशन का। तो आप लोग प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो। यूरोप का मध्यकाल कोई पूर्णतः अंधकार युग नहीं था, किंतु इस काल के अंत के आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां जरूर पैदा हुई जिन्होंने मनुष्य को चेतना युक्त बनाया। यही चेतना पुनर्जागरण कहलाती है। पुनर्जागरण कोई धार्मिक अथवा राजनीतिक आंदोलन नहीं था, यह एक मनोदशा थी। स्विस इतिहासकार रहे हैं जैकब बर्खट। उन्होंने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली 1810 ईस्वी में अपनी एक बुक लिखी। इस बुक के प्रकाशन के बाद कुछ ऐसी क्रांतियां हो गई जिन्हें आप गेस नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पुनर्जागरण के बारे में अपनी पुस्तक में ये लिखा। वो कहते हैं कि पुनर्जागरण एक लंबी नैतिक तथा बौद्धिक जड़ता के बाद अस्तित्व में आया, लेकिन वहीं पर आधुनिक इतिहासकार इसका खंडन करते हैं। उनका मानना यह है कि जो आप ये बात कह रहे हैं कि नैतिक और बौद्धिक जड़ता के बाद पुनर्जागरण अस्तित्व में आया, आप ये केवल और केवल इटली को केंद्र में रख करके बात कह रहे हैं। और ऐसा था भी। जैकब बर्खट की सोच जो उनका केंद्रीय विचार था वो केवल पुनर्जागरण को लेकर के इटली का था। इटली में जिस तरीके से कला और दर्शन के क्षेत्र में परिवर्तन हुए थे, परिवर्तन नहीं हम कह सकते, आमूल चूल परिवर्तन हुए थे। क्योंकि जब किसी स्थापित व्यवस्था में भारी बदलाव आ जाता है तो उसको हम क्रांति ही कहेंगे, परिवर्तन नहीं कहेंगे। तो आधुनिक इतिहासकार इसका खंडन करते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल पुनर्जागरण इटली तक सीमित था। ये उदाहरण देते हैं प्राचीन उन्नत यूनान तथा रोम की सभ्यता। ये कहते हैं कि प्राचीन युग में उन्नत तथा रोम की जो सभ्यता थी वो प्रायः मध्यकाल में लुप्त हो चुकी थी, लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण वो पुनः जीवित दिखाई देती हैं। उनके मूल आदर्श और जो मूल विचार थे वो पुनः धीरे धीरे उड़ करके सामने आते हैं। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया भी था कि जिस तरीके से फ्रेडरिक महान, 5वीं शताब्दी का युद्ध, कैरोलिंगियन पुनर्जागरण, तो ये सब चीजें काफी प्रभाव डालती हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम इटली में ही जो 1350 ईस्वी में कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आमूल चूल बदलाव हो गए, परिवर्तन हो गए, वही पुनर्जागरण कहा जाता है। इतिहासकारों का दो डिबेट है। एक का कहना है कि जो स्थापत्य व्यवस्था में परिवर्तन हुआ वो पुनर्जागरण की दशा निर्धारित करती है। वही कुछ इतिहासकार रहे, उन्होंने इसका खंडन करके ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। केवल साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आप जो बदलाव हुए हैं उसको आप पुनर्जागरण कह रहे हैं, ये उतना उचित नहीं है। क्योंकि उस टाइम पीरियड में भी पेरिस में, इटली में, ऑक्सफोर्ड में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी, बड़े बड़े राज्यों की नींव पड़ रही थी, बड़े बड़े केंद्रीय बाजार अस्तित्व में आ रहे थे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि प्राचीन जो हमारा मध्यकालीन यूरोप है वो पूर्णतः अंधकार युग था। इस चीज को आप समझिएगा। दो इतिहासकार, दोनों के विचार अलग, दोनों के मत अलग, लेकिन दोनों का लॉजिक है। जैकब बर्खट का भी लॉजिक सही है, क्योंकि इटली में 1350 ईस्वी में जिस तरीके से आप कला के क्षेत्र में देखेंगे बहुत सारे परिवर्तन हुए, स्थापत्य व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हुए। इसलिए उनका सेंस कहना था कि भाई पुनर्जागरण की दशा यहीं से निर्धारित होती है। हमारे आधुनिक इतिहासकार रहे हैं पी स्मिथ जैसे ही हो गए, ये जो उदाहरण देते हैं वो ग्रीस और रोम का देते हैं। तो आइए ग्रीस और रोम की विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो उस समय यूनान था, ग्रीस, उसका जो सिटी था वो सिटी स्टेट में डिवाइड था। पहला था एथेंस, दूसरा था स्पार्टा। आप सोचिएगा जरा, गेस करिएगा कि जो एथेंस था उस टाइम पीरियड में वो रिपब्लिक था, और जो स्पार्टा था ये मिलिट्री स्टेट था। तो आप सोचिए कि उस समय भी डेमोक्रेटिक जैसी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, लोकतांत्रिक है। वो मध्ययुग में कहाँ आकर के आदमी मानसिक मनोदशा ही परिवर्तित हो जाती है। तो बताते हैं कि पिछली चीजों भी काफी महत्वपूर्ण डालती हैं, विस्मित इतिहासकार रहे हैं। और दूसरा हम देखते हैं संस्कृति और कला के क्षेत्र में सुंदर मंदिरों का निर्माण होता है।
मूर्तिकला के क्षेत्र में मानव की प्रस्तुति होती है। मनुष्य की प्रस्तुति आपको उनकी मूर्तिकला में दिखाई देगी। ट्रेजेडी और कॉमेडी की शुरुआत ही होती है यूनान से। ओलंपिक खेलों का शुरुआत होता है यूनान से। अब आइए बात करते हैं दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में। सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल जैसे दार्शनिक आते हैं उभर करके। हिप्पोक्रेट्स, पाइथागोरस जैसे विज्ञान, गणितज्ञ, चिकित्सक, महान व्यक्तित्व यूनान में आपको पाए जाएंगे। अब इन्हीं लोगों का बुक्स वगैरह किताब अध्ययन करते हैं 12वीं शताब्दी में। कुछ लोग जब आक्रमण होता है, लैटिन भाषाओं का पुनः अध्ययन अध्यापन होता है, तो वो लोग इन्हीं की किताबों को पढ़ते हैं, तब जाकर के उनको समझ में आता है, आइडिया मिलती है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जब वो ये सब चीजों को पढ़ करके अपने देश वापस लौट के गए, तो जब धर्म युद्ध होता है, धर्म सुधार आंदोलन होता है, दो चीजें, जब धर्म युद्ध होता है तो धर्म युद्ध में लोग बहुत दूर गए थे, पद यात्रा किए थे। उस समय कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था नहीं, तो बहुत सुदूर यात्रा करते थे धर्म युद्ध के लिए। जेरूशलम में मुसलमानों के बीच, जो ईसाइयों के बीच युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के बीच में ही ये लोग काफी बुक्स वगैरह पाते हैं, अरिस्टोटल की, प्लेटो की, अरस्तु की। उसको पढ़ते हैं तो उनके मनोदशा में भारी परिवर्तन आता है। यहाँ तक कि एक इतिहासकार ये लिखते हैं कि जब वो लोग ये बुक्स वगैरह पढ़ करके आते हैं, अपने देश वापस लौटते हैं, तो अपने आप को ये समझते हैं कि हम सीमित हो गए हैं। वो अपने आप को समझते हैं कि हमारी मनोदशा, चित्त बुद्धि बिल्कुल सीमित और संकुचित हो गई है, हमको यहाँ से बाहर निकलना है। तो काफी ज्यादा ये प्रभाव भी डालती है। अगर हम रोमन की बात करें तो उस समय रोमन पहले रिपब्लिक था, फिर बाद में ये एम्पायर बन जाता है। अब आप सोचिएगा कि यहाँ पर आपको लिखे हुए कानून मिलेंगे, लॉ ऑफ 12 टेबल्स जिसे कहा जाता है। उस समय रोम में इतनी गजब की दंड सिस्टम पद्धति थी, वहां पर सड़क निर्माण हो चाहे पुल का निर्माण हो, बिल्कुल उचित व्यवस्था में था। यहाँ पर आपको महान लेखक वर्गल सिसरो जैसे मिलेंगे, महान लेखक जो उभर करके आते हैं, बहुत सारे विचार प्रस्तुत करते हैं। अब वहां पर पहले ये ग्रीक बहुतेवाद था, फिर बाद में ये लोग भी ईसाई बन जाते हैं। तो ये रही विशेषता रोम की। अगर हम पुनर्जागरण को लेकर के कुछ तथ्य के ऊपर बात करें, तो रेनेसां का दौर अलग अलग देशों में शुरू और खत्म हुआ, लेकिन आमतौर पर इतिहासकार इसको 14वीं शताब्दी के मध्य आरंभ से 17वीं शताब्दी के मध्य आरंभ तक मानते हैं। अगर संक्षेप में समझे तो 1350 ईस्वी में इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। 1500 से 1600 शताब्दी में यह अपने पीक पे पहुंच जाता है। 1600 से 1650 ईस्वी में इसकी समाप्ति होती है। ये अलग अलग देशों के अनुसार है। आपको पता है, पुनर्जागरण को आधुनिक विश्व को समझने का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि यहीं से वो चीजें निकली जो आगे चलकर विज्ञान, राजनीति और समाज की नींव रखी। जैसे कि तर्क पर बल देना, मानववाद का विकास, नई नई खोजों में रुचि लेना, यानी कि मनुष्य ईश्वर पर निर्भर रहे बिना खुद की नीति गढ़ सकता है। माइकल एंजेलो की पेंटिंग इससे बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकती है। तो यहीं पर जैकब बर्खड के विचार कुछ मिलते हैं। उनका कहना यह था कि रेनेसां सिर्फ कला या साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जन्म नहीं था, बल्कि आधुनिक यूरोप में व्यक्तिवाद का पुनर्जन्म था। संक्षेप में समझे तो ये कहते हैं कि मध्ययुगीन यूरोप में व्यक्ति चर्च, सामंती बंधनों और परिवारों से जकड़ा हुआ था, लेकिन इटली में लोग खुद के बारे में स्वतंत्र रूप से सोचने और समझने लगे थे। धर्म के प्रति इतर दृष्टिकोण सेकुलर उभर रहा था। कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति आदि के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रतिभा को महत्व मिल रहा था। इसीलिए जैकब बर्खड इस चीज को द डिस्कवरी ऑफ द इंडिविजुअल का नाम भी देते हैं। आपको एक ट्विस्ट की बात बताते हैं कि ये पुनर्जागरण, रेनेसां शब्द का यूज उस दौर में उन लोगों ने नहीं किया था, बल्कि 19वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने इसे गढ़ा था। रेनेसां पुनर्जागरण या सामंती और ईसाई नैतिकता की बुराई जो भी है उनको उजागर करता है और उनकी कमियों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचे तो पुनर्जागरण एक संक्रमण काल था जो मध्ययुगीन विशेषताएं लिए हुए था, तो दूसरी ओर इसमें आधुनिकता की अपरिमित संभावनाएं भी विद्यमान थी। तो देखिए, अब आगे चल करके हम जब थर्ड लेक्चर पे आएंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे इसके कारण के बारे में, जो भी हुए हैं इसके कारण, चाहे वो व्यापार का रहा हो, इटली में जिस प्रकार व्यापार हुए, तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण हुआ, या फिर धर्म युद्ध हुआ, या फिर धर्म सुधार जो आंदोलन हुआ। तो इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग थर्ड लेक्चर में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सके तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी बात आप तक पहुंच सके। नमस्कार, राधे राधे।